दोस्तों बीपीएससी मेंस के पेपर में 3 पेपर में जीएस 1 जीएस 2 और एसए के पेपर में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पेपर है वो एसए का पेपर है, क्योंकि एसए का पेपर में आपका जो कंटेंट होता है दैट कंटेंट इज वेरी मच ओपन एंडेड। दूसरा, देयर इज नो प्री डिफाइंड सिलेबस, सो वो क्वेश्चंस कहीं से भी एसए का टॉपिक आपको दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो एसए लिखने का टोन है, जो एसए लिखने का स्ट्रक्चर है, जो एसए का फ्लो है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर जीएस आंसर्स। आपके जीएस के आंसर से इसका कंप्लीटली डिफरेंट है। सो इस क्लास में, इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ऐसे को कैसे लाइव में लिख कर दिखाऊंगा, कैसे ऐसे को लिखा जाता है, ऐसे लिखते वक्त आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए, कैसे ये वाला टॉपिक, सेम टॉपिक अगर आपको जीएस के प्रश्न में पूछा गया होता, लाइक डिस्कस हाउ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, 38 मार्क्स, तो वो हमारा अप्रोच क्या हुआ होता, और वो अप्रोच और ऐसे का अप्रोच में क्या डिफरेंस आ जाता है, दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बात को समझने से, अगर सेम क्वेश्चन जीएस से पूछा गया होता तो हम कैसे अप्रोच करते हैं। सो एक आंसर मैं तैयार कर रखा है, ठीक है। मैं वो आंसर को दिखाने की कोशिश करता हूं कि सपोज क्वेश्चन हमारा डिस्कस हाउ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले मैं बहुत टू द पॉइंट से मैं अपना इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने की कोशिश करता, टू द पॉइंट, और इंट्रोडक्शन में मैं इस बात को पुस्ट कर देता कि इंट्रोडक्शन में ही कि हाँ देयर इज प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बिकॉज ऑफ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर, और मैं यहाँ डेटा लाने की कोशिश करता। तो मैं लिखता डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया सीवियरली हिंडर्ड बाय लैक्स लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। टू द सेम टोन में मैंने रेप्लिकेट किया, उसका सीधा मैं आऊंगा डेटा पे। दिस इज अ फैक्ट रिफ्लेक्टेड इन बोथ नेशनल क्राइम डेटा और इंडियाज लो रैंकिंग इन ग्लोबल इंडिसेस लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स, pervasive insecurity evidenced by 4.45 लाख क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, एनसीआरबी का डेटा में कोट करता, फॉस्टर्स ज्योग्राफी ऑफ फियर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स एम्पावरमेंट अक्रॉस ऑल डोमेन्स। तो यहां पे देखो मैंने इस भूमिका में, ये जीएस के आंसर की भूमिका में मैंने सीधा टू द पॉइंट बात किया कि हाँ सर लैक्स लॉ एंड ऑर्डर के कारण हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट का इशू है। मैंने उसको यहाँ पे डेटा के थ्रू संपुष्ट करने का प्रयास किया कि हाँ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसके बारे में बात करता है, एनसीआरबी का जो डेटा है वही बात करता है, एंड इट फॉस्टर्स, मतलब ये एक ज्योग्राफी ऑफ फियर को प्रमोट करता है। फिर क्वेश्चन मैं सीधा पूछ रहा था कैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट को बाधा पहुंचाता है, तो सीधा मैं आऊंगा उसके डायरेक्ट कंपोनेंट पे, क्या सोशल एम्पावरमेंट को कैसे बाधा पहुंचाता है। तो मैंने इसमें प्रॉपर बात किया कि हिंडर्स टू सोशल द कांस्टेंट थ्रेट टू वायलेंस एंड हैरेसमेंट रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स मोबिलिटी, मतलब उनके घूमने फिरने की, उनके एक्सेस टू एजुकेशन हेल्थ के इस पे इंपैक्ट पहुंचाता है। देयर इफेक्टिव कटेलमेंट द फ्रीडम मूवमेंट इज डायरेक्ट वायलेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटी आर्टिकल 21। यहाँ पे अगर ये लाइन ना भी लिख के हम सीधा कुछ खाप पंचायत वगैरह का एग्जाम्पल दे देते, या फिर जो कास्ट बेस्ड या फिर सोशल नॉर्म्स वगैरह हैं उसका एग्जांपल भी देके हम दिखाते कैसे हिंड्रेंस टू सोशल एम्पावरमेंट है। बहुत सारे लॉज हैं, दो लॉज का पेपर पे लॉज आर वर्किंग बट उनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं। जैसे डॉरी एक्ट के बारे में हम बात कर लेते, ठीक है। फिर डायरेक्टली मैं दूसरे पॉइंट पे आता कि कैसे इसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे इसका कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हम दिखाते कैसे इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन। अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा सा इजाफा हुआ, दिस इजाफा इज अगेन इन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। बट ये हम दिखा रहे हैं कैसे वुमेन के एम्पावरमेंट में कैसे वो सिक्योरिटी फियर जो फैक्टर है, ठीक है, कि हमारे साथ लॉ हमारे साथ नहीं खड़ा है, हम उसमें दिखाते हैं कि इंडिया का जो डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कैसे इस लैक्स लॉ एंड ऑर्डर का परिणाम है। उसके बाद हम दिखाते हैं कि वर्ल्ड बैंक के कंफर्म करता है कि अगर मेजर डिटरेंट सेफ्टी कंसर्न इज अ मेजर डिटरेंट फिर ज्वाइनिंग वुमेन इन वर्कफोर्स, ठीक है। जैसे बहुत सारी महिला जितना नाइट सेफ्टी का इशू है, मोबिलिटी का इशू है, नए वर्क प्लेस पे जाने से पीछे घर वाले भी हिचकिचाते हैं कि कैसे मैं इनको नए वर्क प्लेस, उनके एजुकेशन में इशूज होता है। सो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक जब तक वुमेन के पास में अपनी खुद की इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं आएगी तो उनका एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। जब तक वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगी तब तक उनके खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, तब तक वो will be in need of empowerment। तो मैं दूसरा पॉइंट डायरेक्टली टैकल किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने सीधा बोला, यहाँ पे मैंने एक और डेटा दिया, आईएमएफ कहता है 27% जीडीपी का लॉस है अगर हमारे पूरे के पूरे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज नॉट देयर।
उसका मैं से पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात किया, कैसे पॉलिटिकल इंपावरमेंट, कैसे इस चीज को से वो वुमेन इंपावरमेंट में इश्यूज हैं कैसे। तो अभी हमारे जैसे लेजिस्लेटिव बॉडीज हमारे हैं, वहाँ 15% ही वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और स्टेट असेंबली टोटल मिला के 9%। सो दिस वुमेन आर नॉट एबल टू रीच इन द हाउसेस, जो हमारे हाउसेस हैं उस हाउसेस में पहुंच नहीं पा रहे इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो 50% का पॉपुलेशन है, तो यहां भी इनका मोर और लेस 50% तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट वो नहीं हो पाया। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जितनी पॉलिसीज आ रही हैं सारी आ रही हैं, वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस को दर्शाता है। ये जो हाउस है, हाउस का स्ट्रक्चर भी पैट्रियार्कल सिस्टम को दर्शाता है, और ऐसे में ये एक हाउस जहां पे औरतों का से ही नहीं, हाउ दैट हाउस कैन मेक लॉज इफेक्टिव, जहां पे औरत का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, जिनका डिसीजन मेकिंग में सही नहीं है। सो मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल इंपावरमेंट के बारे में बात किया कि कैसे ये लॉ इज नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लैक्स लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ये एक्सीडेंटल नहीं है सर, ये सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक मतलब पूरे सिस्टम में ये कैसे सन्निहित है। तो मैंने से बताया कि कैसे पॉलिसी में हमारे साथ समस्या है यहाँ, और हमेशा मैं जो भी पॉइंट लिख रहा हूं उस पॉइंट को मैं एक डेटा से सब्सटेंशिएट कर रहा हूं। तो पुलिस फोर्स सफर्स फ्रॉम सीवियर जेंडर इंबैलेंस विथ वुमेन कंप्राइजिंग ओनली 11.7%। ये किसके हिसाब से, बीपीआरएनडी के हिसाब से, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डेटा के हिसाब से यहाँ पे है। फिर मैंने प्रकाश सिंह केस के बारे में भी बताया कि प्रकाश सिंह केस में बहुत ज्यादा जेंडर सेंसिटाइजेशन और पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात किया था, लेकिन उसका ही बहुत स्लो इंप्लीमेंटेशन है। सो मैंने एक कारण ये दिया। दूसरा कारण दिया जुडिशियल डिलेज के बारे में। एनसीआरबी डेटा ऐसा बताता है कि केस पेंडेंसी रेट इंडिया में 90% से ऊपर है, स्पेशली दोज क्राइम्स जिसमें वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है। दिस एक्सट्रीम डिले इन जस्टिस फॉस्टर्स ए कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स भी डालने का प्रयास किया ताकि एग्जामिनर को ये मेरा आंसर बहुत एक लेमन जेनरिक आंसर ना लगे कि हाँ ये वेल थॉट वेल रेड स्टूडेंट का आंसर है। बट देखोगे मैं सीधा टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं लगा रहा, सीधा टू द पॉइंट बात कर रहा। मैं कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी को प्रमोट कर रहा, वेयर परपेट्रेटर्स मतलब जो खुद क्राइम करते हैं हैव लिटिल फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। बिकॉज हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है, लो कन्विक्शन रेट हमारा है। कन्विक्शन रेट इज वेरी लो, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन। दूसरा, ट्रायल बहुत लंबा टाइम लगता है। सो मेनी पीपल, आप देखोगे बहुत सारी रिसेंटली वो यूपी वाला इनफेमस कहना चाहिए मुझे, हाथरस रेप केस, व्हाट हैपेंड इन दैट केस, ठीक है। उसके अंदर पैट्रियार्कल नॉर्म्स। अब जो पैट्रियार्कल नॉर्म है, ये पैट्रियार्कल नॉर्म सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स समाज के हर इंस्टीट्यूशन में, वेदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशन में ये जाके वहां पे जा चुका है। सो दीज इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स आर अंडरलाइंड बाय सोसाइटल बायसेस। और यहां पे अगेन आई एम सब्सटेंशिएटिंग माय पॉइंट कि मैं एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर मेरा ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अगेन यूएनडीपी के जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स पे शो करता है कि सो सिग्निफिकेंट पोर्शन पॉपुलेशन होल्ड्स प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन्स राइट्स। तो मैंने एक यहां पे दिखाया कैसे लैक्स लॉ एंड ऑर्डर वुमेन एम्पावरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, क्या इसके कारण है। और ये कारण बताने के बाद मैं इससे वे फॉरवर्ड में बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में 4-5 पॉइंट दिया कि सर क्या क्या करने चाहिए। हमने वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। और उसमें की रिफॉर्म्स शुड इंक्लूड, मैंने सारे सर्वाइवर सेंट्रिक रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में निर्भया हत्याकांड के बाद बनाया गया था। उनके रिकमेंडेशन को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करो। प्रकाश सिंह के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आओ, ठीक है। स्केलिंग अप गवर्नेंस लाइक सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। फाइनली मैंने 2-3 रिकमेंडेशन दिए, 2-3 मैंने कमिटीज वगैरह में बात की, वर्मा कमेटी के बारे में बात किया, इसके बारे में बात किया। और यहाँ पे आप और भी लॉज के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, आप बात कर सकते हैं पॉश के बारे में, ठीक है। फाइनली इन कंक्लूजन, वुमेन्स एम्पावरमेंट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू देयर सेफ्टी, ठीक है। अचीविंग द विजन ऑफ विकसित भारत इज कंटिंजेंट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग लीगल राइट्स इनटू लिव्ड रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर ऑल वुमेन। सो इस वाले आंसर में यू हैव फेल्ड कि मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैं पॉइंट अपना रख रहा हूं क्वेश्चन के हिसाब से, मैं उस पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं डेटा से, फिर फाइनली मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर विच आई हैव फॉलोड। सो ये जीएस के आंसर के हिसाब से दिस इज आई एम नॉट सेइंग मॉडल आंसर, बट हाँ दिस इज अ गुड आंसर,
ठीक है, आप इसको शायद आपको 22-23 नंबर मिल जाएंगे 38 मार्क्स में। बट गिवन कि सेम टॉपिक हैज बीन आस्क्ड इन एसे, सेम टॉपिक हैज बीन आस्क्ड इन एसे, इट विल कंप्लीटली चेंज आवर ओरिएंटेशन। ये हमारा लिखने का जो ओरिएंटेशन है वो कंप्लीटली चेंज कर देगा, क्योंकि अब हम एसे वाले स्टाइल में लिख रहे हैं। और एसे वाले स्टाइल में यू नीड सबसे पहले यू नीड फ्लो, क्योंकि ये जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है एसे का, ही इज अ लैंग्वेज प्रोफेसर, वो हिंदी या इंग्लिश का प्रोफेसर, ही इज नॉट जीएस एक्सपर्ट। तो उसको वो ना एक फ्लो चाहिए, फ्लो के साथ साथ वो ये देखने की कोशिश करता है कि आप एसे के टॉपिक के साथ में कितने अलाइंड हैं, आप डेविएट तो नहीं हो रहे। और इसी संदर्भ में मैं यूपीएससी की जो गाइडलाइन है एसए की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को दिखाना चाहूंगा। यूपीएससी का जैसे गाइडलाइन दिस से कि कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। इस वाले पॉइंट को समझो कि कहना यह है कि कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपको टॉपिक दिया गया, जो सब्जेक्ट दिया गया, जिसका आपको ऐसा लिखना है, आप उस टॉपिक के ही क्लोज रहें। सबसे पहला पॉइंट यही रखा गया है, जिसको मैं अपने टर्म में कंसिस्टेंसी कहता हूं। एंड कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपका एवरेज से ऊपर नंबर तो रहेगा ही रहेगा। वेदर आपका कंटेंट थोड़ा पुअर भी है, स्टिल यू विल गेट अ गुड मार्क्स, एवरेज वाले मार्क्स तो आप निकाल लोगे। अगर किसी के मार्क्स ऐसे में बहुत पुअर आ रहे हैं तो ओनली प्रॉब्लम इज ऑफ कंसिस्टेंसी। नो मैटर कितना आपने कोट्स लिखा है, कितने आपने अच्छी इंग्लिश लिखी है, बट कंसिस्टेंसी इज ब्रोकन। अपने सब्जेक्ट से आप डाइवर्ट हो गए हैं, और बीटिंग अराउंड द बुश, सो यू विल नॉट, आपको यहाँ पे मार्क्स कटेगा। तो सबसे पहला कहता है कि क्लोजली टू द सब्जेक्ट, ये पॉइंट पकड़ लो, इससे कभी डेविएट ही नहीं होना है। उसके बाद दूसरा है टू अरेंज देयर आइडियाज। आइडियाज क्या भैया? कंटेंट, आइडियाज और कंटेंट। और उसके बाद आइडियाज को सिर्फ रखना ही नहीं है, वो आइडियाज अरेंज होने चाहिए ऑर्डरली फैशन में। अब ये ऑर्डरली फैशन क्या है? ऑर्डरली फैशन मतलब आपके आइडिया रैंडम नहीं लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सडन एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप कर रहे हैं और उनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने कई अपने लर्नर्स की कॉपीज इवेलुएट करता हूं, तो वहां मैंने देखा कि जैसे टॉपिक यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ही टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, उसने थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात किया कि फ्यूचर में ये सब रिफॉर्म होने चाहिए। फिर सडनली वो यहाँ पे एंशिएंट और मेडिएवल के बारे में बात करने लगा। सडनली यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करने लगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैसे आइडियाज आर नॉट ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन का मतलब कि आपका जो फ्लो है, फ्लो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करे। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने एक इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है बॉडी के ऊपर में, और बॉडी बहुत रैंडम तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपका बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है? तो कुछ लोग बहुत ही अच्छे से मेंशन कर देते हैं कि इन दिस एसे वी विल एक्सप्लोर, जो भी टॉपिक होता है, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि यहां से बॉडी स्टार्ट हो रहा है। दूसरा द मेथड विच आई यूज, द सेकेंड मेथड विच आई यूज्ड इज दैट कि आपका ना इंट्रोडक्शन से ट्रांजिशन बॉडी की तरफ इतना स्मूथ और इस तरह से हो ये एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि हाँ यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ। और थंब रूल है यहाँ पे कि सबसे पहले हम बॉडी के इंट्रोडक्शन के बाद हम कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट पे फोकस करते हैं, हम संदर्भ स्थापन पे फोकस करते हैं। संदर्भ स्थापन के बाद हम उस एसे के कोर को इलाबोरेट करते हैं 3, 4, 5 डायमेंशन में। उसके बाद हम यहाँ पे प्री कंक्लूजन स्टांस लेते हैं। कंक्लूजन ठीक पहले वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट में हम बात करते हैं कि इस जो हमारा कोर बॉडी में जो हमने समस्याएं दर्शाई हैं उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एंड अगेन दिस सॉल्यूशन जीएस ओरिएंटेड होगा, बट अगेन इसको एसे का फ्लेयर होगा। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे फ्लेयर कैसे होता है। देन फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन। अगेन दिस कंक्लूजन विल बी मोर इन इमोशनल रेटोरिक स्टाइल, बिकॉज एग्जामिनर यहीं पे आके आपको मार्क्स देने का सोच रहा है, और तुमने इसको यहाँ पे इमोशनली इंप्रेस कर लिया, तुमने इसको इमोशनली उसके साथ बॉन्डिंग बना ली लास्ट मोमेंट पे जाके, सो ही विल अवार्ड यू 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा। और ये पूरा का पूरा एक फ्लो में होना चाहिए। अगर आप तुम ऐसे का हिंदी मीनिंग देखोगे, ऐसे का हिंदी मीनिंग निबंध,
निबंध नी उपसर्ग से बना है, मतलब एक ऐसा आलेख जो भली भांति बंधा हुआ हो। तो बंधा हुआ कैसा? इट्स नॉट रैंडम, इट्स अ वेरी लॉजिकल फ्लो में बंधा हुआ है। मतलब एग्जामिनर को बहुत स्मूथली नेविगेट कर रहा है, आपका ऐसे पढ़ते हो तो इसको इजीली समझ में आ रहा है, अच्छा ये पार्ट सब इस पार्ट पे गेस पार्ट से, और वो सारे पार्ट एक लॉजिकल ऑर्डर में दिख रहा है। सो हमारे ऐसे का जो पहला पार्ट था हमने देखा क्लोजली टू द सब्जेक्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी। इसको मैं सबसे फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी देता हूं। सेकंड, वी हैव देयर आइडियाज, आइडियाज इज योर कंटेंट, आइडिया इज योर कंटेंट। कंटेंट के बाद बोला है कि उसको ऐसे को वो ऑर्डरली फैशन में अरेंज होना चाहिए, दैट इज योर कोहेरेंस, मतलब फ्लो, दैट इज योर कोहेरेंस, दैट इज फ्लो, ठीक है। एंड राइट कॉन्साइजली, यहां पे आपका लैंग्वेज पे कमांड, यहां पे आपका एक्सप्रेशन का जो स्किल है, लैंग्वेज से ज्यादा आपका एक्सप्रेशन का स्किल है, वो आपको मैटर करेगा। क्योंकि कई बार आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी बात को कहने के लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनाते हैं, बहुत लंबी बातें करते हैं, देन वो पॉइंट की बातें पहुंचते हैं। सो इट किल्स आपकी भी एनर्जी, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है उसकी भी एनर्जी, टू द पॉइंट बात करो। सो दे आर सेइंग कि राइट कॉन्साइज, जो पॉइंट कहना चाह रहा है उस पॉइंट को कॉन्साइजली बात करो। उसके बाद ये वाले पार्ट के बाद यूपीएससी राइट्स क्रेडिट विल बी गिवन, मतलब मार्क्स विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। यार इसका मतलब क्या है इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट? देखो इफेक्टिव का मतलब ये है कि ऐसे में कई बार हम थेसिस हर पैराग्राफ जो हमारा मेन बॉडी का पैराग्राफ होता है, हम थेसिस आर्गुमेंट से स्टार्ट करते हैं। हम एक बात कहते हैं, कैसे? बिकॉज ऑफ फियर वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, वुमेन का कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट में नहीं है, बहुत कम है, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है लार्जर वुमेन एज ए पॉपुलेशन पे। सो इफेक्टिव, मैं इस बात को, ये मेरा थेसिस आर्गुमेंट हुआ, इसको मैं डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करूंगा कि एज पर 18th लोकसभा में जो वुमेन का शेयर है, दैट कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव में जब मैंने ये बात रखा, देन एग्जैक्ट मतलब कॉन्साइजली, मतलब जो बात आप कह रहे हो उसको बहुत ही कंसाइज वे में कहो। और एग्जैक्ट का मतलब हुआ कि जो ऐसे का थीम है, जो पॉइंट है, डायरेक्टली उस पॉइंट पे बात करो। कई बार मैंने लॉट ऑफ कॉपीज में ना डाइग्रेशन देखा है, जिसे बात करना है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कैसे हमारे यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई सारे मेजर्स लिए गए थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू। हमारा मुद्दा है ये समझाना कि कैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, बट एट द सेम टाइम हम भटकते भटकते हम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में, हम उनके जो थिंकर्स हैं, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, हम उनके बारे में बात करने लगे। सो वी गॉट डेविएटेड फ्रॉम आवर टॉपिक। वी आर टॉकिंग मोर लाइक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, बट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का जस्ट एक रेफरेंस आएगा कैसे इट कंट्रीब्यूटेड इन वुमेन एम्पावरमेंट। सो कीपिंग दिस थीम इन योर माइंड, जिन लोगों को भी ऐसे में दिक्कत होती है, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, वहां पे आई विल प्रोवाइड यू दिस। इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो और ऑलवेज कीप रीडिंग दिस। कि क्लोजली टू द सब्जेक्ट मीन्स कंसिस्टेंसी, आइडियाज मतलब कंटेंट, ऑर्डरली फैशन मतलब कोहेरेंस, फ्लो, कॉन्साइजली तो मैंने बता दिया। इफेक्टिव मतलब आपका हर थेसिस शुड बी सब्सटेंशिएटेड बाय डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, कमिटी, कमीशन। देन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मतलब यू आर नॉट बिटिंग अराउंड, आप जो भी कहना चाह रहे हो वो कंसाइज के साथ साथ एग्जैक्ट भी होना चाहिए, देन यू विल गेट द मार्क्स। सो कीपिंग दिस कॉम्पास इन आवर माइंड, हम इस एसे को एक्सप्लोर करते हैं कि इस एसे में क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एसे का, दैट इज योर इंट्रोडक्शन।
सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और इंट्रोडक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन इज की टू द योर एंटायर कंटेंट। एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ जाएगा कि आप ऐसे के थीम को समझें कि नहीं। साथ ही साथ ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेशन सेट करता है एग्जामिनर के माइंड में कि आपका कंटेंट कैसा होगा, आप कंटेंट को समझे कि नहीं। और इंट्रोडक्शन शुड आल्सो कैप्चर द एसेंस ऑफ एसे। एग्जामिनर इस तरह समझो, एग्जामिनर बहुत स्पीड में कॉपीज पढ़ते जा रहा है, तुम्हारे एसे का जो इंट्रोडक्शन वो एंकर की तरह काम करे, जो उसको रोके, जो उसको सोचने पर मजबूर करे सबकॉन्शियसली कि तुम्हारा ऐसे कंटेंट बाकी लोगों से अलग है। इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट ऑन अ वेरी हाई नोट, ऐसे नोट पे जहां पे इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सको एग्जामिनर के माइंड पे। उसके बाद कंक्लूजन जो होगा इससे भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुमने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है एग्जामिनर के माइंड में कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन इज वेरी सॉलिड। कंक्लूजन शुड गो, मैं दिखाऊंगा लाइव में, ठीक है। तो क्या हमारा इंट्रोडक्शन जिस तरह से हमने जीएस के आंसर में डेटा से स्टार्ट किया था कि क्या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और हमने एनसीआरबी का डेटा दिया था, क्या इसमें भी वही आंकड़े काम आएंगे? देखो बहुत सारे लोग इस तरह से शुरू करते हैं डेटा रिपोर्ट्स के बेसिस पे, बट आई वुड से दिस अप्रोच इज फ्लॉड। ये अप्रोच फ्लॉड क्यों? ये जीएस में काम करता है बट ये एसए के पेपर में काम नहीं करेगा। एसए के पेपर में द एग्जामिनर, सबसे पहले समझो एग्जामिनर जो है लैंग्वेज का प्रोफेसर है, तो उसके पास में वो उससे बहुत कनेक्ट नहीं कर पाता, उसको चाहिए समथिंग जो उसको रोके उसके भाषा में। तो ऐसे में जो मैं इंट्रोडक्शन यूज करूंगा, आई विल डायरेक्टली जो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से स्टार्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं अपने एसएल क्लास में पढ़ाता भी हूँ कि आपके पास में 6 तरीके होते हैं ऐसे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का। प्रियम्बल सबसे पहले होता है, अगर प्रियम्बल फिट नहीं बैठ रहा है तो फिर हम बाकी अदर 5 तरीके में हम देखते हैं कौन सा मोस्ट सुटेबल है। बट प्रियम्बल, और वो सारे ऑर्डर में अरेंज 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मैं प्रियम्बल से स्टार्ट करूंगा कि प्रियम्बल किस तरह से हमारा प्रियम्बल बात करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की, और किस तरह से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी का बिट्रायल है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आदर्श के साथ में एक खिलवाड़ है, या फिर उस आदर्श को फुलफिल नहीं किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर। इसका इम्पैक्ट सर क्या पड़ेगा? अगर मैं प्रियम्बल से स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एग्जामिनर के दिमाग में ये बात जाती है कि सिर्फ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को तुम एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू या फिर एक कल्चरल या सोशल इशू ना देख के तुम इसको अपने यहाँ के सबसे बड़े टेक्स्ट, जो हमारा फंडामेंटल लॉ है, जो हमारा रिपब्लिक का प्रॉमिस है, तुम उस प्रॉमिस में इसको डायरेक्टली देख पा रहे हो। दिस प्रॉब्लम इज रूटेड इन द प्रॉमिस ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स बिट्रायल। तो सबसे पहला चीज, जैसे हमने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी से प्रियम्बल से कोरिलेट करके अपने ऐसे को स्टार्ट किया था, हमने अपने मोरल स्टैंडर्ड्स को काफी हाई लेवल पहुंचा दिया। हम विमेन एम्पावरमेंट को, लॉ एंड ऑर्डर के इशू को सिर्फ एक सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मशीनरी फेल्योर के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसको हम जो सबसे हाईएस्ट मोरल स्टैंडर्ड है उसके टच स्टोन पे इसको हम तौल के देख रहे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 2, मतलब इसको मैं बोलूंगा इथोस। तो जो मैंने इथोस सेटअप किया प्रियम्बल के थ्रू, दैट इज वेरी हाई। पॉइंट नंबर 2 कि एवरी इंस्टीट्यूशंस जो वुमेन सेफ्टी के लिए हैं, प्रतिबद्ध हैं, big and small, they all will be judged against this framework. How far you have gone to protect the liberty, equality, justice to the women. And finally, pathos and caros को भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। आई एम क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि भैया आप वुमेन को सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हो, वुमेन के कंसर्न्स को इग्नोर कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ सोशल इशू, इट्स नॉट अ सोशल इशू, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। तो ऐसे में यू नीड टू हैव अर्जेंसी। इसको वार फुटिंग पे वी शुड ऑन वर्क ऑन वार फुटिंग
टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द वुमेन। तो मैं यहाँ पे अर्जेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेलियर जो है वो सिर्फ इनएफिशिएंसी नहीं, आपके इंटेंट के साथ ही अलाइन नहीं है। सो ये मेरा सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने स्टार्ट किया। अगेन आई विल शो यू हाउ मैंने स्टार्ट किया है ऐसे में। उसके बाद जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद, इंट्रोडक्शन सेटअप करने के बाद मैं सीधे जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में। कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से मेरा बॉडी शुरू होता है। कोर बॉडी कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट के बाद शुरू होता है। उसके बाद प्री कंक्लूजन, देन कंक्लूजन। सो कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट को हिंदी में देखा जाता है दिस इज संदर्भ स्थापन। संदर्भ स्थापन में बेसिकली हम हिस्टोरिकली इसको बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट डे का सिचुएशन कहाँ से आया है। सो चूंकि मैंने रिपब्लिक से स्टार्ट किया है, इंडिया का रिपब्लिक से मैंने फॉर्मेशन प्रियम्बल से स्टार्ट किया है, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1950 से लगातार हमारे यहाँ पे किस तरह से वुमेन सेफ्टी के इश्यूज को देखा जा रहा है। वुमेन सेफ्टी के इश्यूज पे हमने रिएक्टिव मेजर्स लिए हैं। हर बार जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ, पूरे भारत में, पूरे देश में उसको लेके आवाज उठी, बहुत बड़ा मूवमेंट चला। तो देन जस्टिस सर्वर कमेटी का अमेंडमेंट रिपोर्ट आता, देन वी हैव क्रिमिनल अमेंडमेंट। 1970s में अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, मथुरा कस्टोडियल रेप केस 1972 महाराष्ट्र में एक प्लेस है जहां पे मथुरा में कस्टोडियल रेप हुआ था। इट्स नॉट यूपी विल मथुरा, इट्स महाराष्ट्र। एंड दिस कस्टोडियल रेप में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहां पे पुलिस वालों को पनिशमेंट दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पनिशमेंट को हटा दिया। और इसके कारण पूरे भारत में फिर से इस चीज के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट में बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। एंड इसके बाद बहुत सारे लॉज में रिफॉर्म लाए गए। सिमिलरली पॉक्सो एक्ट में देखोगे जितने भी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाए गए हैं, दे ऑल, ये सारी कोई जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बाद में हमारा जो स्टेट मशीनरी है, हमारा जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो हमारा कानून व्यवस्था है, वो रिएक्टिव मेजर्स लेता है। दे आर नॉट प्रोएक्टिव, दे आर नॉट प्रीएम्प्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि हम एक सिस्टेमिक सिस्टम बनाए, हम एक सिस्टेमिक अप्रोच लेके चले कि जहां पे जिस तरह की प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो। सो व्हाट एक्चुअली 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, हम कॉमनवेल्थ गेम्स तो कंडक्ट करा सकते हैं बट वी कांट इंश्योर डे टू डे सेफ्टी ऑफ वुमेन। वी कांट इंश्योर डे टू डे सेफ्टी ऑफ द वुमेन। हमारा एपिसोडिक रिएक्शन होता है। एपिसोडिक रिएक्शन मतलब कोई बड़ी घटना होगी, देन यू विल सी सम रिफॉर्म, कुछ लोगों को कल्प्रिट, सम पीपल विल मेड स्केपगोट, बट our system has failed us. There is no systematic approach. तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट में मैं इसी बात को दर्शाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हिस्टोरिकली हमारा जो भी रिस्पॉन्स रहा है, वो रिस्पॉन्स कैसे रहा है। साथ ही साथ मैं प्रेजेंट डे के डेटा के थ्रू, अब प्रेजेंट डे डेटा देके यहाँ पे इस बात को भी दर्शाने करूंगा आज की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट एनसीआरबी डेटा क्या कहता है, कितने वुमेन यहाँ पे लैक्स लॉ एंड ऑर्डर के विक्टिम है, वो परपेट्रेटर्स कौन है, मतलब क्राइम कौन कर रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट क्या कहता है। इसके थ्रू मैं स्टेटस को, आज की वर्तमान स्थिति के बारे में दर्शाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ चूंकि ऐसे अब मैं इसको फिर से एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में ले जाऊंगा कि सर ये जो हमारी समस्या है, इट्स अ ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों समझो बात को, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात बताने जा रहा हूं बेटा, समझना बात को। क्राइम एंड पनिशमेंट in modern political system is between a state and individual, not between society and individual, state and individual। ठीक है, इंडिविजुअल फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो जब तुम किसी का मर्डर करते हो तो स्टेट तुम्हें प्रोसिक्यूट करता है, इसलिए प्रोसिक्यूट नहीं करता कि तुमने किसी का मर्डर किया उसके उस फैमिली के बिहाफ में, उस पर्सन के बिहाफ में, रादर स्टेट कहता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट क्राइम किया है बिकॉज जो मेरा लॉ है, तुमने इस लॉ को ब्रीच किया, लॉ मैंने बनाया है।
और इस लॉ, इस पावर को किसने दिया स्टेट को? तुम लॉ बनाओगे, तुम्हारे लॉ को हम मानेंगे, वो पावर हमने दिया है थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध की थ्योरी ये कहती है कि जब हमने स्टेट का फॉर्मेशन किया, स्टेट एज हाईएस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी, तो हमने अपने कुछ कुछ फ्रीडम को, लिबर्टी को कर्टेल करके स्टेट को पावर दिया कि तुम हमारे ऊपर रूल करो, बट जो लॉज रेगुलेशंस तुम बनाओगे वो हमारे बेनिफिट में होनी चाहिए, हमारे बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए। तो जो हमने प्रियम्बल में बात की कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व, हम स्टेट को पहले नेचर डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं वो स्टेट हमारे लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी को इंश्योर करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है, इट्स अ ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट हैज फेल्ड। सो अगर वुमेन की डे टू डे सेफ्टी इंश्योर नहीं हो पा रही है, इट्स नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ सम इनएफिशिएंसी, सम हियर एंड देयर स्केपगोट सॉल्यूशन, बट इट्स रादर इट्स द बिगर एंड लार्जर पिक्चर, दिस इज अ ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट में मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिशमेंट के बाद में, प्रेजेंट डे के फैक्ट बताने के बाद में, कि कैसे ये ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स नॉट ओनली स्मॉल कल्चरल प्रॉब्लम। तुम खाप पंचायत के बारे में, खाप पंचायत क्यों डोमिनेट करे? बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेट का फेलियर है। कंगारू कोर्ट्स आर वर्किंग, क्यों? बिकॉज स्टेट हैज नॉट पेनिट्रेटेड टू दैट लेवल। सो इट्स अ ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैं फिर यही बात करूंगा, जितने भी तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में पैट्रियार्कल माइंडसेट है। दैट पैट्रियार्कल माइंडसेट has penetrated into that institutions। आज तुम जो वुमेन, जो तुम्हारा पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स में जो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है, वुमेन का जो शेयर, दैट इज वेरी वेरी लेस, 11.6%। और जो टॉप पोजीशंस हैं एडीजी, डीआईजी, डीजीपी लेवल की, देयर वेरी minuscule proportion of women are there। in fact the same goes with the judiciary also। सो एक तो वुमेन का प्रेजेंटेशन बहुत कम है वहां पे। सेकंड, which institutions are made to protect the women, to save for safety of the women, those institutions itself suffers from patriarchy, and this patriarchy, पितृसत्तात्मकता, ये सिस्टेमिक है, ये पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो मैं इस इंस्टीट्यूशंस पे भी दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस को फेल कर रहे हैं, बिकॉज दिस पैट्रियार्कल penetration, patriarchal thought का जो penetration है, and because of this is leading to gender divergence, it's leading to gender divergence। then next topic में हम बात करेंगे अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि सर प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम है लो कन्विक्शन रेट की, प्रॉब्लम है आपके लॉ का लैक्स इंप्लीमेंटेशन। इस बात को शो करता है कि आपके यहाँ ट्रायल स्टेज पे कितने केसेस पड़े हुए हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मोर देन 90% ऑफ केसेस अगेंस्ट द वुमेन आर इन ट्रायल स्टेज। व्हाई कांट वी हैव द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर देम? व्हाई देयर इज वेरी लो कन्विक्शन रेट? इनफैक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बहुत, एक तो क्राइम बहुत ही कम रिपोर्टिंग होती है, बिकॉज एनसीआरबी का डेटा खुद कहता है कि मोर देन 70% केसेस में जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है, दैट क्राइम में उनके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स होते हैं। तो देयर नोन मेंबर्स आते, ऐसे केसेस में कई बार तो रिपोर्टिंग ही सर नहीं होती, रिपोर्टिंग ही नहीं होती। और रिपोर्टिंग होने के बावजूद व्हाट इज कन्विक्शन रेट? कन्विक्शन रेट का मतलब कितनों को हमने अपराध सिद्ध करके जेल पहुंचाया, इट्स अगेन वेरी लो, लेस देन 30%। सो ट्रायल स्टेज पे प्रॉब्लम है, रिपोर्टिंग स्टेज पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद फाइनली कन्विक्शन रेट इज वेरी लो। तो इट ब्रीड्स कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, इट ब्रीड्स कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। और इतना ही नहीं, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी लॉ के परव्यू से बियॉन्ड है, जिसको लॉ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लॉ एज ए मैटर ऑफ क्राइम, लॉ एज ए मैटर ऑफ इट्स परव्यू ऑफ लॉ has not been considered। For example, marital rape India is still not a crime। So ये इसको तुम अगर ब्रीच, अगर तुम ये क्राइम तो बोल नहीं गलत होगा, बिकॉज इट्स नॉट अंडर द लॉ, बट दिस इवन इफ दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड, इसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो वी आर फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस। एक तो लॉ के लेवल पे चैलेंज फेस कर रहे हैं, लॉ का जो इंप्लीमेंटेशन दैट इज वेरी लैक्स। At the same time, there are many
थिंग्स विच लॉ डजंट रिकॉग्नाइज। अभी तो हम धीरे धीरे एडल्ट्री को हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप किया in some form of modification that has been again brought back through the BNS. बट समस्या क्या है कि एडल्ट्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एडल्ट्री ट्रीटेड वुमेन एज ए प्रॉपर्टी। एडल्ट्री ने वुमेन को एज ए ट्रीटेड ए चैटल। दिस इज द पैट्रियार्कल माइंडसेट। पैट्रियार्कल माइंडसेट ने हमेशा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया, वुमेन को एज ए कमोडिटी की तरह ट्रीट किया, वुमेन को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। दिस इज समथिंग विच आई ओन। And this perception has entered into women in every institution, even in law. So, हम इसके बारे में बात करेंगे. Then we will show कि कैसे this problem has created. आप जो लॉ का आपका जो लैक्स इंप्लीमेंटेशन है, कैसे ये इंपावरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है. दोनों इंपावरमेंट कैसे आपके नेशन के कंट्री के जीडीपी को लॉस कर रहा है. मैक्रो लेवल पे ये कंट्री के जीडीपी को लॉस करा रहा है. माइक्रो लेवल पे जो विमेन का इंडिपेंडेंस होना चाहिए थ्रू देयर इकोनॉमिक अर्निंग, जो उनके आर्थिक सक्षमता को बढ़ाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा. सो हम शो करेंगे कैसे हमारे यहाँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग. अभी रिसेंट टाइम में कुछ 5 साल में 23% से 37% दिखाया जा रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. अगेन दैट डेटा इज फ्लॉड बिकॉज वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो आंकड़ा है, आंकड़ा इस तथ्य को छुपा रहा है कि ये जो तुम्हारा इंक्रीमेंट आया है वो इंक्रीमेंट किस ग्रुप में आया है, किस सेगमेंट में आया है. दिस इंक्रीमेंट हैज अकर्ड इन लेबरर क्लासेस, वो भी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर. क्या ये जो महिलाओं का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, क्या ये सर्विस सेक्टर में बढ़ा, क्या ये मैनेजमेंट रोल में बढ़ा? नो सर, दिस इज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर क्लास. एंड एज पर IMF डेटा कहता है कि अगर हम अपने वुमेन को, अगर उनका फुल वुमेन अगर मेन के इक्वल पे आ जाए तो हमारे जीडीपी में 27% का इजाफा हो जाएगा. सो मैक्रो लेवल पे वी आर लूजिंग सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अगर भारत को 5 ट्रिलियन ट्रेंड इकोनॉमी बनना है तो हाउ इट कैन इग्नोर सच अ ह्यूज वर्कफोर्स. अगर इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड पे अपना बेनिफिट लेना, उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना है, तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सच अ ह्यूज वर्कफोर्स. सो यहां पे मैं इस पे दिखाऊंगा मैक्रो लेवल पे. फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को लिंक करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट इज इंटरसेक्शनैलिटी. अब इंटरसेक्शनैलिटी क्या है कि किसी भी सिचुएशन का, जैसे मान लो बारिश होती है और बारिश में तुम बाहर खड़े हो, ठीक है, 3 लोग रोड पे हैं, अब बारिश हो रही है, बट तीनों की सिचुएशन अगर अलग अलग है तो सबों पे बारिश का इंपैक्ट अलग अलग होगा. फर्स्ट एक लेडी है, दैट लेडी इज स्टैंडिंग डायरेक्टली अंडर द रोड पे जा रही है, इसके हाथ ना छाता है कुछ नहीं है, सी इज जस्ट वेयरिंग द क्लोथ, सब्जी लेने गई थी, सी इज गॉट स्ट्रक. दूसरी एक लेडी है जिसके पास छाता है, समहाउ मूसलाधार बारिश में ये अपने आप को थोड़ा बहुत बचाने का प्रयास कर रही. तीसरी एक लेडी है जिसके पास सी गॉट ए कार, वो कार के अंदर बैठी हुई ड्राइव कर रही है. सो वो बहुत मूसलाधार बारिश के कारण सी इज नॉट एबल टू मूव, बट एटलीस्ट जहां पे है वो बारिश के पानी से अपने को प्रोटेक्ट कर पा रही है, भीगी नहीं है. सो इंटरसेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर मल्टीप्लाई होता है. कैसे मल्टीप्लाई होता है? अलग अलग सेगमेंट में. जैसे एक दलित वुमेन इज मोर वल्नरेबल, ये ज्यादा ससेप्टेबल है लैक्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के देन अपर कास्ट वुमेन या फॉरवर्ड वुमेन. या फिर रीजनल लेवल पे ए वुमेन फ्रॉम केरला इज मोर असर्टिव, अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकता है ना वुमेन फ्रॉम हरियाणा, बिकॉज हरियाणा में बहुत डीप रूटेड पैट्रियार्की है, वेयर दैट केरला इज समवट बेटर देन हरियाणा. सो अ वुमेन इन केरला, ए वुमेन इन हरियाणा can't be compared. This is the concept called intersectionality. तो कई सारी वुमेन ऐसी, सोचो एक हरियाणा की वुमेन है जो पैट्रियार्कल समाज में रह रही है, खाप पंचायत वाले में, वहां पे सी इज फ्रॉम दलित क्लास, दलित जेंडर तो थोड़ा सा है ही, दिस इज वो सबसे ज्यादा वो पीड़ित है.
और इसके साथ साथ तुम पुअर भी हो, फिर पुअर ऑल्सो, पुअर हो, रीजन है, देन योर हायरार्की, सोशल हायरार्की, तीनों मिलके क्रिएटिंग मल्टीप्लायर रिस्क इफेक्ट, मल्टीप्लाइड रिस्क को एम्पलीफाई करे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी जो भी सब डिस्कस करेंगे। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। देन फर्दर हमने बात करें कि लैक्स लॉ एंड ऑर्डर का जो इंपैक्ट है वो तुम्हारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे कैसे पड़ रहा है। वी सो विद द डेटा हाउ 14% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, अगेन हम इसको उसको स्टोन में बात करेंगे कैसे दिस अगेन इज द अंडरमाइनिंग ऑफ, ये कैसे तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, कैसे इट इज लीडिंग टू अंडर रिप्रेजेंटेशन, पूरे डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट को ये फ्लॉ कर रहा है। हम कहते हैं कि इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बट इन एक्चुअली व्हेन वी लुक एट द नंबर्स दिस इज नॉट अ एक्चुअलिटी। सो आफ्टर दैट वी विल गो, यही जो बात मैंने कही, डेमोक्रेसी विदाउट हाफ, दैट इज अंडर रिप्रेजेंटेशन। And whenever there is under representation, it goes against the basic nature of representational democracy. Representational democracy. Because दो कारण यहाँ पे हैं। कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ऐसे कैंडिडेट को चूज करना चाहती है जिनका विनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, जिनके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है, और दैट इलेक्शन में पावर पॉलिटिक्स, मनी एंड मसल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगेन दिस इज नथिंग बट पैट्रियार्कल सेटअप जो मैस्कुलिनिटी को प्रेफरेंस देता है देन अ जेन्युइन फीमेल कैंडिडेट। So although we have taken some corrective measures, अभी recently we have passed the act, but again we will see कि सरपंच पति फेनोमेना वाला हमारा सिचुएशन ना आ जाए। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स तो नहीं खड़ा कर रहे हम, जैसे हमने पंचायती राज में वुमेन के लिए सीट्स आरक्षित तो किए, बट वी सॉ सरपंच पति फेनोमेना। सो फर्दर ये मैंने बात करी थोड़ी पहले, लो कन्विक्शन रेट और इम्प्यूनिटी ब्रीड्स रिस्ट्रिक्शंस। ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर डाल रहे हैं? वुमेन के ऊपर में। अगर वुमेन को इस बात का एश्योरिटी हो जाए कि नो व्हाट whoever विल बी कमिटिंग क्राइम अगर सी विल बी पनिश्ड, सी विल बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, जो परपेट्रेटर है उसके मन में डर होगा। बट इम्प्यूनिटी, लो कन्विक्शन रेट ब्रीडिंग इम्प्यूनिटी, और दिस इम्प्यूनिटी ब्रीडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन होम, अगेन ऑन वुमेन, इट्स अ विशियस लूप। और यहां पे एक सोशल डायमेंशन कहना बहुत जरूरी है। A woman is not born. A woman is not born. She is made. उसको बचपन से ही ना सोशल कंडीशनिंग कराई जाती है। बेटी कोई बात नहीं, तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। इफ तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे इन-लॉज इफ कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट यू, ट्राई टू एडजस्ट। बचपन से ही वो सोशल कंडीशनिंग की जाती है। दिस सोशल कंडीशनिंग लीडिंग टू सोशल कॉन्फॉर्मिटी मतलब धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आप इस बात को विश्वास करने लगते हैं कि यह कोई बात नहीं है, हम पुरुष हमारी बात को दबा रहा है, ठीक है, इट्स ओके। वी स्टार्टिंग कॉन्फॉर्मिंग आवरसेल्फ, ठीक है, इट्स अ नॉर्म, इट्स नॉर्मल, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। दिस सोशल कंडीशनिंग इज डन फ्रॉम द चाइल्डहुड. And this concept was brought by Simon de Beauvoir. Simon de Beauvoir is one of the greatest feminist voice. Feminism plus existentialism, बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन था साइमन डी वॉर के थॉट में. So we will talk कि how this culture of crime is being perpetuated through social conditioning, social conformity. फाइनली हम बात करेंगे
कि कैसे निर्भया केस में हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कैसे निर्भया केस में जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे, उन रिकमेंडेशन से क्या हुआ, उस रिकमेंडेशन से हम कितना आगे पहुंचे। प्रकाश सिंह के सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस थे पुलिस फोर्स को सेंसिटाइज करने के लिए, पुलिस फोर्स को पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री करने के लिए, उस पर हम कहाँ तक पहुंचे, हमारे सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। देन हम सॉल्यूशन में यही बात करेंगे कि वुमेन जो भी एफआईआर करने आती हैं, जो भी तुम्हारे पास अलग अलग क्राइम्स रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग पर ना उनकी टेस्टिमोनी का डाउट मत करो, इमीडिएट डॉक्यूमेंट करो, जिसके अगेंस्ट भी इसको स्क्रूटनाइज करो, शील्ड मत करो, क्योंकि जस्टिस शुड बी गारंटेड। जस्टिस को तुक्के में नहीं मिलना चाहिए। इस वाले केस में वुमेन के साथ जस्टिस हो गया, दूसरे वाले केस में इट्स अ गैम्बल, जस्टिस नहीं मिला बिकॉज सम इन्फ्लुएंस्ड हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, they got away with the crime. So justice should be guaranteed. It should not be gamble. We will talk about that. उसके बाद अब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन तो दर्शा दिया। सॉल्यूशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर एसे। और ऐसे में जब हमारा कंक्लूजन होगा, दैट कंक्लूजन अगेन दैट शुड बी रेटोरिक। यहीं पे आके एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स देगा, सोच रहा है वो तुम्हारा फाइनली तुम्हारा क्लोजिंग कैसा है, तुम्हारा क्लाइमेक्स कैसा है, वो क्लाइमेक्स के बेसिस पे ही इज गोइंग टू अवार्ड यू मार्क्स। सो जब तुम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि तुमने स्टार्ट किया था प्रियम्बल से। सो यहां पे यू शुड, जब टाइम आ चुका है कि हम इस नींद से जगें, 1950s में जो हमने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को कब तक हम उस प्रॉमिस से भागते रहेंगे। अब टाइम आ गया है, हमें दहाड़ लगाएं कि इस प्रॉमिस को पूरा करना है। एक दहाड़ लगाएं कि वुमेन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो रहा है, दैट वी विल हैव जीरो टॉलरेंस। हम एक दहाड़ लगाएं कि जस्टिस शुड बी गारंटीड, इट शुड नॉट बी गैम्बल, ताकि जो 20वीं सदी में हमने प्रॉमिस किया था वो 21वीं सदी में वो एक लिव्ड रियलिटी में कन्वर्ट हो। इवन एक सिंगल वुमेन शुड नॉट फील फियर। हमें विमेन एम्पावरमेंट नहीं चाहिए सर, वी नीड विमेन लेड एम्पावरमेंट। वुमेन को उस लेवल पे पहुंचाओ, हमारा नेशन विमेन लेड एम्पावरमेंट पे जाए। लेट द वुमेन रूल। सो दिस विल बी आवर कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल आई ओपनर होना चाहिए, क्लाइमेक्स इमोशनल तुम रेजोनेट कर सको विद एग्जामिनर। उसके बाद दिस इज द फ्लो दी मैं तुम्हारा कैसे परसुएट करोगे, क्योंकि ऐसे इज मोर अबाउट तो अपने आइडियाज को कन्वे कर रहे हो, कन्वे करने के साथ साथ तुम उस आइडिया को एग्जामिनर के सामने उसको परसुएट करने का प्रयास करो। दिस इज हाउ आई हैव मेड अप माय एसे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल के आइडिया से स्टार्ट किया, देन आई सो फेलियर्स कहाँ फेल हुए, फिर मैंने इफेक्ट्स दर्शाया पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, फिर मैंने ट्रैप्स दर्शाए क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है, देन आई टॉक्ड अबाउट सॉल्यूशंस, देन फाइनली वेरी strong conclusion, a conclusion rooted in parallelism। अंग्रेजी की भाषा में इसको बोलते हैं पैरालिज्म, रेटोरिक। Then and this is a theme on which plus carols also, ethos, logos, pathos plus carols, इसके बेसिस पे अपने ऐसे को बिल्ड किया है टू शो क्रेडिबिलिटी, टू शो इमोशन, टू शो रीजन। सबका एक बहुत ही फाइन बैलेंस है मेरा ऐसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ माई थॉट प्रोसेस ऑफ ऐसे। अब मैं आपको ऐसे को हिंदी में दोनों में लाइव दिखाता हूं। सो दिस इज द ऐसे जो लिखा है मैंने, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, दिस इंग्लिश में ओरिजिनली आई हैव रिटन। लुक, आई स्टार्टेड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सैक्रेड प्रॉमिस ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक विधिक आमुख नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के प्रति एक पवित्र प्रतिज्ञा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की, विचार एवं अभिव्यक्ति की फ्रीडम की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की, ठीक है। Yet for millions of Indian women, this promise is distant echo, drowned by the daily reality of fear। जो हिंदी वाले हिंदी पैरेलली पढ़ते चलेंगे।
अब यहां से मैं पूछ रहा हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूं, हाउ कैन देयर बी सोशल जस्टिस व्हेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टॉक्ड बाय वायलेंस? सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे संभव है जब राष्ट्र की अर्ध जनसंख्या हिंसा के संकट से ग्रस्त हो? आर्थिक समता, हाउ कैन बी इकोनॉमिक इक्वालिटी एग्जिस्ट व्हेन फियर रेस्ट्रिक्ट्स ए वुमेन्स मोबिलिटी एंड चेन्स हर टू होम? जब भय उसको घर से निकलने से रोकता है, कैसे उसको चेन से घर में बांध देता है? हाउ कैन पॉलिटिकल लिबर्टी थ्राइव्स व्हेन हरासमेंट साइलेंस और पब्लिक वॉइसेस? अब मैं ऐसे कोर पे आ रहा हूं, लैक्स an indifferent law and order system is not merely a governance failure, it is a direct betrayal of these foundational values, transforming the constitutional promise of dignity into a lived reality of systemic vulnerability. जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है उसको आपने एक सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटी के रूप में बना दिया है। यह एक शिथिल एवं उदासीन विधि व्यवस्था प्रणाली केवल एक प्रशासनिक असफलता नहीं है, यह इन आधारभूत मूल्यों का प्रत्यक्ष विश्वासघात है जो गरिमापूर्ण जीवन के संवैधानिक वचन को व्यवस्थागत वैधता के जीवंत यथार्था में रूपांतरित कर देता है। सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब दिस इज द कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट। यहां पे जो लोग ट्रांजिशन करने में इश्यू होता है वहां पे लिख सकते हो, दिस एसे will explore or tries to explore the interconnection between lax law and order and women empowerment, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ जाएगा। अदरवाइज आपके पास ट्रांजिशन की अच्छी एबिलिटी है, यू कैन डायरेक्टली राइट कि दिखना चाहिए कि यहाँ से तुम अब संदर्भ स्थापन की तरफ मूव कर रहे हो। दिस इज हियर, संदर्भ स्थापन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। संदर्भ स्थापन, कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट। सो आई रिटर्न दिस बेट्रियल फॉलोज अ पैटर्न इनग्रेन्ड सिंस रिपब्लिक स्टार्ट। जब से हमारा रिपब्लिक स्टार्ट हुआ है तब से हम पैटर्न देखते आ रहे हैं, विथ प्रोग्रेस कमिंग इन रिएक्टिव बर्स्ट। मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ रिएक्टिव अप्रोच है आफ्टर फेलियर्स, नॉट ए स्टीडी प्रोडक्शन। बहुत ही निरंतर स्टीडी प्रोडक्शन में नहीं देखा है, बल्कि सतत संरक्षण के जगह पे हमने देखा है कि निष्फलताओं के बाद प्रतिक्रियात्मक रूप से आप सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी तरह से सोच रहे हैं कि इसको मैनेज किया जाए, बट आप एक प्रोएक्टिव, एक हॉलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने मथुरा केस के बारे में बात किया, मथुरा रेप प्रोटेस्ट ने एक्सपोज्ड कि कैसे पुलिस कस्टोडियल रेप के बावजूद भी वो बरी हो गए। उसके बाद उसे कारण 1983 में अमेंडमेंट लाया गया इसके अगेंस्ट में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज कि कैसे वर्क प्लेस पे विमेन का हरासमेंट होता है। विशाखा जजमेंट आया और विशाखा जजमेंट के बहुत लंबे समय के बाद अब पॉश एक्ट लेकर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इट सोज कि आप कितना लेट है इस बात को समझने में कि विमेन को अगर तुम्हें वर्क सेफ्टी दोगे तभी तो विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और अभी भी इनफैक्ट अभी भी पॉस एक्ट के अंतर्गत में इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बिठानी होती है, वहां पे भी सारा का सारा चीज मैनेज हो जाता है। बहुत सारी कमियां पॉश एक्ट, बट स्टिल देयर इज सम लॉ। उसके बाद हमने निर्भया केस के टाइम पे हमने देखा निर्भया केस रिवील डीप गैप्स इन पेट्रोलिंग, रिस्पॉन्स एंड इन्वेस्टिगेशन। कोलकाता रेप केस के कारण तुम यहां मेंशन कर सकते। While subsequent amendments raised penalties, the certainty and speed of justice। मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि आपने जो अमेंडमेंट्स किए हैं सर, वो अमेंडमेंट्स और पेनाल्टीज को तो बढ़ाते हैं, आपने पनिशमेंट को कठिन बहुत ही और स्ट्रॉन्ग कर दिया। आपने रेप केस के लिए फांसी का प्रावधान लेके आए, बहुत कुछ लेके आए, बट दिस इज नॉट, इससे डिटरेंस, लोगों में डर इससे नहीं आएगा। डर आएगा स्पीड ऑफ जस्टिस एंड सर्टेनिटी। ये निश्चितता होनी चाहिए कि हाँ भाई, कि न्याय की निश्चितता और शीघ्रता जो कि निवारण का मूल सिद्धांत है, वो कभी भी हमें दिखने को नहीं मिला। Lack due to case pendency, poor witness support and weak forensics. Similarly, POCSO Act strengthens child protection on paper, but on ground implementation remains patchy. Meanwhile, the slow uptake of Prakash Singh police reform has allowed political interference to persist. In short, अब यहां पे मैं इस पैराग्राफ क्लोज कर रहा हूं। In short, laws have repeatedly leaped forward while lived safety has lagged। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, लॉज को तो आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप तो कोशिश कर रहे हैं कि लॉ में और स्ट्रिंजेंट
प्रावधान लेके आ जाए, कड़े से कड़े प्रावधान लेके आ जाए, बट जो एक्चुअल लाइफ, जो जीवंत सेफ्टी है औरतों की, वो सुरक्षा, जीवंत सुरक्षा पिछड़ गई है बिकॉज ऑफ लैक्स पॉलिसिंग, बिकॉज ऑफ योर प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, बिकॉज ऑफ कोर्ट्स फेल टू गारंटी बेसिक सिक्योरिटी. दिस इज हाउ आई एस्टैब्लिश बाई कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अब यहां पे मैं इस फेलियर को सिर्फ इनएफिशिएंसी के रूप में नहीं दिखा रहा हूं कि हाँ पुलिस की इनएफिशिएंसी, कोर्ट की इफिशिएंसी, मैं इसको दिखा रहा हूं इट्स ब्रीच ऑफ, इट्स अ सिस्टेमिक ब्रीच ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट rooted in deep seated patriarchal norms that permeate state institutions. ये थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि कैसे ये डीप सीटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स कैसे हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस में आ गए. अब मैं इसको डेटा के थ्रू अपने बातों को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रखूंगा, अभी वर्तमान स्थिति क्या है. और आप देखोगे थोड़ी देर पहले जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उन कॉन्सेप्ट को कैसे मैं शब्दों में पिरो रहा हूं, कैसे मेरा ऐसे अप्रॉक्स 900 वर्ड्स का है, कैसे मैंने 900 वर्ड्स में उन बातों को पिरोने की कोशिश की है. द स्टैट्स आर डैमनिंग. इन 2023 alone, India registered over 4.48 lakh crimes against women, with court pendency near 90%. A pipeline that teaches, that breeds impunity. This institutional bias is reflected in the police force itself. Across a 20 lakh plus force, fewer than 1,000 women hold senior rank, and only 8% of all officers being women. ठीक है, सो ये मैंने प्रेजेंट स्टेटस को दिखाया. उसके बाद हमने यूएनडीपी के बारे में बात किया है. द कंपोजिशन प्रेडिक्टेबली थिन्स एम्पैथी एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्योंकि ये जो कंपोजिशन है, तो सबसे पहले वुमेन के साथ किसी भी तरह की क्राइम होती है, किसी भी तरह का लॉ है, where she would कॉन्टैक्ट, सबसे पहले तो पुलिस की कॉन्टैक्ट करेगी. बट वहां पे क्या है, वहां पे तुम्हारा जो संवेदना है वुमेन के प्रति, दैट इज वेरी लेस. सो दिस कंपोजिशन प्रेडिक्टेबली थिन्स एम्पैथी एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अंडरस्कोरिंग दिस इज द एटीट्यूडनल बायस revealed by UNDP's जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स. अब यहां पे मैं अपनी बात को संपुष्ट कर रहा हूं डेटा के रिपोर्ट के थ्रू, which reports an extraordinary high prejudice in physical integrity in India at approximately 92%, ensuring cultural beliefs subvert official procedure. यूएनडीपी के लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं कि भारत में शारीरिक अखंडता के विषय में लगभग 92% का अतिशय पूर्वाग्रह प्रतिवेदित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सांस्कृतिक विश्वास आधिकारिक प्रक्रियाओं का अतिक्रमण करते हैं. देन अब मैं मूविंग, किसका इंपैक्ट क्या है सर, जो मैंने बताया था इकोनॉमी. सो मैंने उस इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में बात किया है कि आपका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अभी इंडिया में एट प्रेजेंट लेवल पे क्या है. जो तुम्हारा आईएमएफ का डेटा कहता है कि 27% लॉस हो रहा है, उसको मैंने बात की. उसके बाद मैंने इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में बात किया. द प्रॉब्लम इज मैग्नीफाइड थ्रू द लेंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी व्हेन अ वुमन फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी फेसेस कंपाउंडेड रिस्क दैट मेक्स हर इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ऑलमोस्ट सर्टेन. फिर मैंने पॉलिटिकली बात किया. द अग्रेसिव अनसेफ नेचर ऑफ द पब्लिक अरेना डिटर्स वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेशन, contributing to their persistent underrepresentation in legislative bodies with only about 14% seats in 18th Lok Sabha. ठीक है. और जो for those who do enter politics, कुछ औरतें ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स में इंटर करती हैं, a lax law and order system leaves them vulnerable to coercion, nullifying the intent of reservation and silencing crucial voices. For example, सरपंचपति phenomena. अब यहां से देखो परहैप्स में लगा रहा हूं, द कंसिक्वेंसेस लगा रहा हूं. ये सारे ट्रांजिशन है जो एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फ्लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. तो परहैप्स द मोस्ट इंसिडियस आउटकम ऑफ हाउ दिस इम्प्यूनिटी रीइंफोर्सेस द वेरी सोशल नॉर्म्स दैट डिसएम्पावर वुमेन is low conviction rates, as reported by NCRB, creates a culture
that normalizes violence. This forces a grim social conformity. बात किया था मैंने सबसे पहले social conformity का, where a woman are taught that their safety lies in restriction. अपने आप को सीमित करो, घर से बाहर मत जाओ रात के 8 बजे के बाद, लड़कों से दूर रहो. Not freedom. It reinforces a gender trap, as articulated by Simon de Beauvoir, where a woman is made into a subjugated being through social cues about her vulnerability. कपड़े ऐसे पहनो, रात में यहां नहीं जाओ, you can't do that, you can't do that. The state's failure to deliver justice thus becomes a primary tool in this oppressive conditioning. The path from fear. अब यहां से मैंने प्रॉब्लम दर्शा दिया. Almost I used 500, 550, 600 words I have used. Now it's time to conclusion, and it's time to conclusion and solution and conclusion. So the path from fear to freedom requires a redesign of the state's touch points, making dignity the default, justice predictable. It's not gamble, it should be predictable. At the police desk, testimony must be documented, not doubted, through a trauma-informed intake that triggers immediate medical care, legal aid, safe transport. This first step must sit on the time-bound guarantee an FIR in hours, a charge sheet in a week, a trial by rule. So certainty, not severity, provides deterrence. Inside the force, empathy must be structural. Women promoted to decision-making roles and all officers retained in consent and evidence care. And this must be supported by human technology, encrypted records, ताकि डेटा हम औरतों की आइडेंटिटी को रिवील, उनकी प्राइवेसी मॉनिटरिंग कर, विटनेस, स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, रोबस्ट विटनेस प्रोटेक्शन. Above all, power must be scrutinized via an independent oversight cell with a public dashboard tracking key metrics like time to FIR, trial duration. Beyond the station, well-lit corridors, SOS poles, and quick response team must make public spaces safe again. इसके अलावा सोशल लेवल पे हम बात कर सकते हो सोशल अवेयरनेस के बारे में. कई सारे लॉज का सोशल एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी है. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल डॉरी लॉ एग्जिस्ट ऑन पेपर बट देयर इज नो सोशल एक्सेप्टेंस. अब यहां से जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जहां पे मैं एग्जामिनर को झचकोरने वाला हूं, क्लाइमेक्स वाला पार्ट, वो वाला पार्ट अब आता है. दिस इज कंक्लूजन. फॉर हाउ लॉन्ग must the daughter of this republic pay the price of a broken system? What is the meaning of a rising economy if our women cannot walk freely on our streets? Can we truly call ourselves a sovereign, a socialist, a secular democratic republic if we can't uphold the most basic tenets of a civilized society, that safety of all its citizens? This is रेटोरिक स्टाइल ऑफ कंक्लूजन, जहां मैंने क्वेश्चंस करके बोला है कि हम एज ए सोसाइटी क्या कहां जा रहे हैं, क्या हम प्रियम्बल के वैल्यूज को फुलफिल करें. बिकॉज मैंने प्रियम्बल शुरू किया है तो उस टोन को यहां मैच करा रहा हूं. नाउ आई एम गिविंग द क्लॉक ऑफ पेशेंस स्ट्रक इट्स फाइनल रिसाउंडिंग आवर. धैर्य की घड़ी ने अपना अंतिम गूंजता हुआ घंटी बजा दिया है. कर्मिक बदलाव की लंबी रात अब बीत चुकी है. अब एक नई सुबह का उदय होना चाहिए, किसी फुसफुसाहट से नहीं बल्कि एक दहाड़ के साथ. और वो दहाड़ हो हमारी मांग, एक ऐसी व्यवस्था की जहां एक महिला की गवाही किसी खोखले कक्ष में क्षणभंगुर गूंज ना हो, बल्कि एक अकाट्य दस्तावेज का पहला अध्याय बने. The long night of incremental changes has passed. A new dawn must break, not with whisper, but with a roar. Dahad. Let that roar be our demand for a system where a woman's testimony is not a fleeting echo in a hollow chamber, but a first chapter of unaccessible record. और वो दहाड़ हो हमारी मांग का एक ऐसी व्यवस्था की जहां शक्तिशाली लोग की सुनहरी ढालें जांच की पवित्र अग्नि में पिघल जाए. Let that roar be our demand for a system where
gilded shield of powerful melt under the cleansing fire of scrutiny. हमारी दहार हो ऐसी मांग की ऐसी व्यवस्था कि जहां न्याय अंधेरे कमरों में खेला जाने वाला कोई चंचल लॉटरी या खेल, नॉट सिर्फ गैम्बल, बल्कि वो ठोस जमीन बने जिस पे हर महिला दृढ़ और अटूट खड़ी हो सके. Let the rule be our demand for a system where justice is not a fickle lottery drawn in shadowed rooms, but the very ground on which every woman stands firm and unshakable. And finally, let this be the generation, जो हमारी पीढ़ी है, let this be the generation that doesn't just remember the glorious promise of 1950s, सिर्फ हमें glorious promise 1950 याद नहीं है, but becomes its living, breathing fulfillment. Let us write a new epic of fraternity, forging a republic where the safety, dignity, and absolute freedom of its women are and forever will be the ultimate measure of its glory. यह वो पीढ़ी बने जो 1950 के गौरवशाली वादे को केवल याद ना करे बल्कि उसे जीता जागता साक्षात स्वरूप बने. आइए हम बंधुता के उस एक नए महाकाव्य को लिखें, एक ऐसे गणतंत्र का निर्माण करें जहां उसकी महिलाओं को सुरक्षा, गरिमा, पूर्ण फ्रीडम उसके गौरव का अंतिम मापदंड हो और वो सदैव बना रहे. दिस इज द आई विल एंड द